बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट लेक्चर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स बिटवीन टू सर्फेसिस दैट आर स्लाइडिंग आर ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। मतलब कि फ्रिक्शन एक वो फोर्स होती है कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं तो उनकी स्लाइडिंग के दौरान मौजूद होती है, उनकी स्लाइड्स को रोकने की कोशिश करती है। मतलब कि एक ऐसी फोर्स जो दो बॉडीज़ की जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं तो उनकी मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, जब when two bodies A and B are in contact with each other and are in equilibrium, then by Newton's third law of motion, if body A exerts a force negative R on body B, then body B also exerts a force R on A. Here negative R is action and R is reaction. मसलन ये देखें कि यहाँ पे एक बॉडी ए है, ये फोर्स लगा रही है नीचे की जानिब, तो माइनस आ रहा है। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के तौर पर जो बॉडी बी है वो एक फोर्स लगाएगी, इसको आर बोलते हैं। सिंपली कि जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो एक बॉडी की फोर्स है वो एक्शन होती है, तो दूसरी की क्या होती है, रिएक्शन होती है। इन फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि जब हम फॉर एग्जांपल कि ये फोर्स है तो इसको हम दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते हैं। एक इसका कंपोनेंट ले लेते हैं ये टेंजेंट के अलोंग, और एक कंपोनेंट ले लेते हैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यानी कि जो फोर्स आर है, आर प्राइम है, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक जो कंपोनेंट है वो टेंजेंट के अलोंग है और एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो इस फोर्स का, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलोंग है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ वी रिजॉल्व force r prime into two components, that is f along the tangent and r along the normal. Here r is called normal reaction and f is called force of friction. तो यहाँ पे ये दो बातें ये ज़रा नोट कर लें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राई टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ बॉडी, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि ये किसी भी बॉडी की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। सेकेंडली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब वो हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर एक बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ खींचेगी, अगर एक बॉडी ऊपर की जानिब जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको नीचे की जानिब, यानी कि हमेशा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ बॉडी। अच्छा, यहाँ पे हम स्लाइटली सा डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली देयर आर हियर वी विल डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, limiting friction and then dynamic friction. So first of all I would like to define static friction. When one body in contact with another is in equilibrium and is not on the point of sliding along the other, the force of friction in this case is called static friction and the equilibrium in this case is non limiting. अब मैं सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही, तो फ्रिक्शन उस वक्त भी मौजूद है, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और चूंकि उस वक्त बॉडी मूव नहीं कर रही थी, बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, ये इक्विलिब्रियम ये ख़त्म ना होने वाला होता है, इस वजह से इस सूरत में जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, नॉन लिमिटिंग होगा। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन one body is just at the point of sliding on the other, the friction in this case is maximum and is called limiting friction. The equilibrium in this case is called limiting equilibrium. सिंपल वर्ड्स में कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने लगती है, मीन्स के मूव करती नहीं है, जैसे मतलब कि हम फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसे हाथ को इसके ऊपर ऐसे मतलब कि मसल रहा हूँ, तो ऊपर मूव करने से पहले जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि दैट इज फ्रिक्शन बिफोर मोशन, कि किसी भी बॉडी की मोशन करने से पहले जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब देखें ना कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है
तो फोर्स जो है उनको रोकने वाली वो बढ़ती जाती है, तो एक उसकी लिमिट आ जाती है कि जिसके बाद मज़ीद मुखालफत नहीं कर सकती और बॉडी मूव कर पड़ती थी। तो इस लिमिटिंग यानी कि इस जो मैक्सिमम लिमिट है इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इस में जो इक्विलिब्रियम है उसकी भी मैक्सिमम हालत होती है, वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। थर्ड है डायनामिक फ्रिक्शन। तो सिंपली नाम से जाहिर है कि जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस दौरान भी फ्रिक्शन होती है, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द अदर बॉडी द फ्रिक्शन इन दिस केस इज स्लाइटली लेस। हाँ, एक ये भी बात नोट कर लें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की निस्बत अब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो चुकी होती है देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन मौजूद होती है उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो म्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है उसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन के साथ एक कांस्टेंट रेशियो होती है, यानी कि एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बटा नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों की जो एक रेशो है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला निकालें तो वो क्या आ जाता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो जहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, यानी कि जहाँ पे रगड़ मौजूद होगी, बॉडी रफ होगी, तो वहाँ पे हम ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे। द कांस्टेंट म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। The angle lambda which the direction of the resultant reaction makes with the normal reaction when the body is just on the point of motion is called angle of friction। अब फिगर में देखें ज़रा कि ये हमारे पास क्या है, मतलब कि फ्रिक्शन है, ठीक है। इसको हम कंपोनेंट में, मतलब इसके दो कंपोनेंट आ गए, ये आ गया टेंजेंट के लॉन्ग और ये क्या आ गया, नॉर्मल के लॉन्ग। अब अगर हम इसको नॉर्मल के लॉन्ग फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, इसके क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं नॉर्मल के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। अब ये वाला जो है ये आर प्राइम कॉस लैम्डा, चूँकि यहाँ पे एंगल लैम्डा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, आर प्राइम है, तो इस वजह से आर कॉज लैम्डा, और ये वाला क्या आ गया, आर साइन लैम्डा। अब ये जो आर साइन लैम्डा वाला है ये इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के पैरेलल है, यानी कि एफ इज इक्वल टू हम आर साइन लैम्डा लेंगे, और ये जो आर है ये किसके को लेंगे, आर प्राइम कॉज लैम्डा। अब यहाँ पे देखें फ्रॉम द फिगर आर इज इक्वल टू आर प्राइम कॉज लैम्डा एंड एफ इज इक्वल टू आर प्राइम साइन लैम्डा। अब हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर, तो एफ की भी वैल्यू पुट कर दें और आर की भी वैल्यू पुट कर दें, आर प्राइम से आर प्राइम कट जाएगा तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन लैम्डा। दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हेयर लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि वी हैव डिफाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉमन से जो स्टेप्स हैं जो हम हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर सेकेंडली इक्वेशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हमने, यानी कि हम सारे जो क्वेश्चन हैं इनके अंदर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हम लेंगे और उसको दो तरह से लेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। यानी कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के हम इक्वेशन बनाएंगे, कौन कौन सी इक्वेशन हॉरिजॉन्टली बन रही होंगी और वर्टिकली। फिर तीसरे नंबर पे काफ़ी क्वेश्चन के अंदर हम ये स्टेप भी करेंगे कि हम मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी कि जहाँ पे बॉडी मूव करने लगी होगी, यानी कि जहाँ पे पॉइंट बॉडी स्लाइड करेगी उस पॉइंट के लोग हम सारी फोर्सेस का मोमेंट फाइंड करेंगे, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है उस पॉइंट से लेकर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि a light ladder is supported on a rough floor। लाइट लैडर है मतलब कि एक सीढ़ी है जिसका वजन बिल्कुल कम सा है, मतलब बिल्कुल लाइट है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड, उसको टेक लगाई गई है ऑन अ रफ फ्लोर, तो जो फ्लोर है वो रफ है, एंड लीन्स और इसकी टेक लगाई गई है अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। अब दो वर्ड्स गौर करने हैं
कि एक उसने बोला है कि रफ फ्लोर, जहाँ पे भी रफ का वर्ड आएगा वहाँ पे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, यानी कि F इज इक्वल टू म्यू आर। अगर नॉर्मल रिएक्शन आर है तो म्यू आर, अगर नॉर्मल रिएक्शन दीवार के लॉन्ग एस है तो हम क्या लेंगे, म्यू एस लेंगे। और जहाँ पे स्मूथ है वहाँ पे हम कोफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं फाइंड करेंगे। हाउ फार अप अ मैन कैन क्लिम, कि इस सीढ़ी के ऊपर आदमी जो है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस, यानी कि स्लिप होने से पहले वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो मैं पहले इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास लैडर है, फॉर एग्जांपल किसका नाम रख लेते हैं ए और बी। तो हम ये ट्राइंगल टाइप इसकी शेप जो है इनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं। इसकी लेंथ हम रख लेते हैं एल। ठीक हो गया। अब चूंकि मैंने बताया है कि जो फ्लोर है वो क्या है, रफ है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन तो हमने दोनों सूरतों में लेना है ना, दीवार के साथ भी नॉर्मल रिएक्शन और जो ज़मीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन है वो आर है, और जो दीवार के साथ है वो क्या है, एस है। अब चूंकि फ्लोर उसने बताया है कि रफ है तो इसलिए हम यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लेंगे, और वो किसके इक्वल होती है, म्यू आर के। किसके इक्वल है, म्यू आर। चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि एफ इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर। चूँकि नॉर्मल रिएक्शन आर है तो यहाँ पे आर आ गया। अगर दीवार होती, यानी कि ये भी कहते हैं कि ये भी रफ है, तो हमने फिर इसके लॉन्ग क्या लेना था, म्यू एस लेना था। चूँकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एस है दीवार का, तो ये चीज़ आ जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब एक हमने लेना है एंगल, हम चाहे तो चूँकि इस क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है, तो हम दीवार के साथ यानी कि वर्टिकल के साथ एंगल ले लेते हैं अल्फा। चाहो तो आप ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले लेते हैं, लेकिन जब उसने ना दिया हो ना तो आप ट्राई करें कि वर्टिकल के साथ एंगल ले लें। अच्छा, यहाँ पे एम उस आदमी की पोजीशन है जिसके ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका ये तो एल इसकी लेंथ आ गई, और एक्स ये वो डिस्टेंस आगे जो है आदमी मैक्सिमम कवर करेगा। तो आदमी अगर यहाँ पे है तो उसका जो वज़न है वो अमूदन नीचे की जानिब अमल करेगा, उसका वजन डब्ल्यू है, और इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, ए प्राइम। ठीक हो गया। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, अल्फ़ा बनेगा। तो ये रफ सी डायग्राम है। अब मैं आपको नीट डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें कि हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, ए से बी है, मतलब और ये इसकी लेंथ टोटल एल है। ये ज़मीन के लॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन आर आ गया, ये दीवार के लॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन एस आ गया, ये आदमी की पोजीशन है और उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स। यहाँ एक्चुअली हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चूँकि फर्श जो है वो रफ है तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले ली म्यू आर। यहाँ पे आदमी उसका वेट अमूदन नीचे की जानिब अमल करेगा, वो डब्ल्यू। यहाँ पे पॉइंट ए प्राइम ले लिया, यहाँ पे हमने दीवार के साथ एंगल जो है वो अल्फ़ा ले लिया, और ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब बेसिकली हम पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे कि जो हमने फ़र्ज़ किए हैं कि लेट एल क्या है, लेंथ ऑफ लैडर है, अल्फ़ा एंगल ऑफ वर्टिकल है, एम पोजीशन ऑफ मैन, एक्स डिस्टेंस ऑफ मैन, डब्ल्यू वेट ऑफ मैन, आर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर, एस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, और म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड। यानी कि जो चीज़ें मैंने फिगर में बनाई हैं उनको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दी, आपने भी एग्जैक्ट ऐसे ही करना है। तो अब चूँकि मैंने स्टेप्स में बताया हुआ था कि पहले हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अब देखें ज़रा फिगर पे आएँ कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्स है। एक ये है नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एक वेट, ये भी एक फोर्स है, एस भी एक फोर्स है, यानी कि 1 2 3 और 4 फोर्सेज हैं। अब इनमें देखिए हॉरिजॉन्टल कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल ये है और एक हॉरिजॉन्टल ये, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि ये वाली फोर्स बैलेंस हो रही है इससे, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, चूँकि इक्विलिब्रियम है ना, तो ये वाली फोर्स इससे बैलेंस हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू म्यू आर। अब वर्टिकली देख लें, आर ऊपर की जानिब है और जो वेट है वो नीचे की जानिब, तो इसलिए आर किससे बैलेंस हो रहा है, डब्ल्यू से, तो इसलिए आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डब्ल्यू। इक्वेशन 1 के अंदर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, मोमेंट फाइंड करना है। चूँकि देखें कि अगर सीढ़ी स्लिप होगी तो ज़ाहिर बात यहाँ से स्लिप होगी, जब आदमी ऊपर वेट बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे चांस है कि जो सीढ़ी है वो स्लिप हो जाए। तो इसलिए हम जो है ना मोमेंट वो इस पॉइंट के लॉन्ग फाइंड करेंगे। हमने मोमेंट फाइंड करना है तमाम फोर्सेस का अबाउट ए। अच्छा देखें, तो मोमेंट का क्या तरीका है कि हमने मोमेंट भी दो तरह का लेना है, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए, दैट इज सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यानी कि फिगर में देखें कि कौन कौन सी फोर्सेज है जिनका मोमेंट है वो क्लॉकवाइज, और कौन सी ऐसी हैं जिनका मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज हमने लेनी है। अब देखें कि ये फोर्स आर है, ये तो पॉइंट ए में से गुजरी है, तो इस आर का तो ए से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए हम इस फोर्स का मोमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। दूसरी फोर्स म्यू आर है,
और ये भी चूँकि ए में से गुजर रही है जिसके अबाउट हमने मोमेंट फाइंड करना है, तो इसलिए म्यू आर का भी ए से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यानी कि 0 है, तो इस वजह से इसका भी हम मोमेंट फाइंड नहीं कर सकते। बाकी हमारे पास दो फोर्सेज बची, एक आदमी का वजन जो नीचे की जानिब अमल कर रहा है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि जब भी फोर्स जो है वो वर्टिकल होगी तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हॉरिजेंटल होगा, और जब फोर्स है वो हॉरिजेंटल होगी तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वर्टिकल। दोबारा, जब फोर्स क्या होगी, वर्टिकल होगी, तो पॉइंट ऑफ मोमेंट से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। और अगर फोर्स हॉरिजेंटल है तो पॉइंट ऑफ मोमेंट से उसका जो वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें कि ये जो वेट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए प्राइम, और एस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी सी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कि जब यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल रस्सी डाल के हम यहाँ से सीढ़ी को खींचते हैं तो सीढ़ी कैसे घूमेगी, क्लॉक की तरह, और यहाँ से अगर खींचें तो क्लॉक के अपोजिट, यानी कि इस वर्जन की वजह से जो मोमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें ज़रा, तो पहले हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो डब्ल्यू की वजह से ए प्राइम, क्योंकि वेट उसको नीचे की जानिब खींच रहा था, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया, और ये क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, ए प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल ए प्राइम एम की बात करते हैं। ये देखिए ट्राइंगल ए प्राइम एम, एंगल ये है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होगा, बेस। ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ए प्राइम और ये एम, ये लैम्डा आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, चूँकि ये लेंथ कितनी है हमारे पास, एक्स है, मतलब कि ए एम, जो हम यहाँ पे देखें कि साइन लैम्डा क्या आ जाएगा, ए प्राइम यानी कि परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमने ए प्राइम की वैल्यू निकाली जो क्या है, एक्स साइन लैम्डा। इसी तरीके से अगर दूसरी ट्रायंगल, चूँकि हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, बी सी की, और बी सी के लिए हमें ये वाली बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ए बी सी। यहाँ पे एंगल ये ए, ये बी और ये सी, तो इस लैम्डा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ये क्या आ गया, बेस आ गई। तो कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम बी सी की वैल्यू निकाल ली, एल कॉज लैम्डा की। ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट की, और आगे जस्ट हमने डब्ल्यू चूँकि दोनों तरफ है ये कट जाएगा, यहाँ से एक्स साइन इधर जाकर डिवाइड कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉट लैम्डा। तो म्यू एल कॉट लैम्डा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपको किसी स्टेप की ना समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे।